नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड पढ़ रहे हैं, अध्याय है 6 और हमारे छायावादेतर काल के कवि हैं नागार्जुन। यानी छायावाद के बाद जो काल आया उसे छायावादेतर काल कहा गया। ये आधुनिक काल का ही एक भाग है जिसके हमारे कवि हैं नागार्जुन। हम इनकी जो ये कविता है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये दोनों कविताएं हम शब्दार्थ और सह प्रसंग व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस कविता से पूर्व हमने नागार्जुन जी का जीवन परिचय और उनका कृतित्व परिचय जाना, साथ ही कविता का कुछ पाठ भी जाना। अब हम ये कविता यह दंतुरित मुस्कान इसको आगे लगातार चालू रखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ जो ये कवि हैं नागार्जुन, वो क्या उन्होंने जो ये कविता लिखी है इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि जब पिता बच्चे को देख रहा है और काफ़ी समय बाद जब बच्चे से मिल रहा है तो बच्चे के साथ में किस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ए निमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। यानी पिता काफ़ी समय बाद लंबी यात्रा से लौट के आया है और जब वह अपने छोटे बच्चे के पास जाता है जिसके छोटे छोटे अभी दांत निकलने शुरू हुए हैं, उस बच्चे को जब वो देखता है तो बच्चा उसको पहचानता नहीं है और क्या करता है, उसको एकटक देखता रहता है। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर हम प्रसंग देखेंगे। शब्दार्थ में देखो, अनिमेष, एनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए, यानी लगातार किसी को टकटकी लगा करके देखना। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा लिखित कविता यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है और बच्चे के साथ अपने स्नेहशील बंधन को कवि यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। यानी क्या है, कवि बहुत लंबी यात्रा से चल के आया है और बहुत समय बाद, यानी यह प्रथम बार वो अपने बच्चे को जब देख रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको पहचान नहीं पा रहा है और एक टकटकी लगाए उसको देख रहा है। तो कवि अपनी क्या स्नेहशील जो बच्चे से बंधा हुआ उनका बंधन है उसको किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं वो हम देखते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ए निमेष। तो देखो, हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि शिशु को लक्ष्य करके कह रहा है। जब बच्चा लगातार अपने पिता को देखे जा रहा है तो उस शिशु को देख करके कवि क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी ओर एकटक देख रहे हो ए निमेष, यानी लगातार तुम मुझे देखते जा रहे हो। इससे क्या लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। क्या है, बच्चा कब देखता है किसी को लगातार, अगर बच्चा अपने किसी जान पहचान वाले को देखता है तो आपने देखा है ना, जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगता है, खुश होने लगता है। लेकिन जब बच्चा अपरिचित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को देखता है तो एक बार तो उसको लगातार देखता रहता है। तो उसी प्रकार जब बच्चा कवि को एक साथ लगातार देख रहा है तो कवि कह रहा है, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। यानी कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, तो कवि बच्चे से उसके पास खड़े होकर पूछते हैं कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे। यानी बच्चा जब लगातार देख रहा है अनजान व्यक्ति को तो कवि उससे पूछ रहे हैं बच्चे से कि तुम मुझे इस तरह लगातार देख रहे हो तो ज़रूर तुम थक गए होंगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नज़र स्वयं हटा लेता हूँ। यानी कि मैं अपने आप से, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं यहाँ से हट जाता हूँ या अपनी नज़र तुम्हारे ऊपर से हटा लेता हूँ, क्योंकि तुम मुझे टकटकी लगाए एक टक देखे जा रहे हो सकता है तुम थक गए होंगे। आगे देखो, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज, मैंने सकता देख मैंने पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यानी कवि काफ़ी लंबी यात्रा करके आए हैं और पीछे से उनके यहाँ शिशु ने जन्म लिया है, तो कवि अपने शिशु को नहीं पहचान पाए और शिशु कवि को नहीं पहचान पाया। शिशु से यहाँ अर्थ है छोटा बच्चा। तो हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। परिचित का अर्थ है जाना पहचाना, माध्यम, माध्यम का अर्थ है या तो सहारा या दो व्यक्तियों को मिलाने वाला, यानी दो चीज़ों को मिलाने वाला जो होता है वो माध्यम, यानी बीच का व्यक्ति। अब व्याख्या देखो तुम, इसकी कवि ये कह रहे हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हो गया यदि हम, मतलब दोनों पहली बार मिले हैं। हर बार कभी ना कभी तो ऐसा होना ही है कि दो व्यक्ति पहली बार मिलते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं बच्चे से कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि तुम मुझे पहचान भी न पाए तो वह स्वाभाविक ही है।
यानी कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं और उसे नहीं पहचान पाते तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि भाई पहली बार मिले हैं तो कैसे पहचानेंगे। उसी प्रकार कवि बच्चे से कह रहा है क्या हुआ यदि परिचित नहीं हो सके पहली बार, यदि हम पहली बार एक दूसरे से परिचित नहीं हो सके तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तो कवियाँ बच्चे से क्या कह रहे हैं, आज मैं तुम्हारी जो ये दंतुरित मनमोहक मुस्कान है इसको नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये बच्चा मेरा है। मुझे कैसे पता चला कि तुम मेरे अपने हो? क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही बताया कि यह दंतुरित मुस्कान वाला शिशु मेरी ही संतान है। यानी कि जब कभी लंबी यात्रा पर गया, पीछे से बच्चे ने जन्म लिया और जब कभी वापस आया तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो अपने पिता को पहचान नहीं पा रहा था। तो यहाँ कवि जो पिता के रूप में वो बच्चे से कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है कि हम दोनों पहली बार परिचित हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी ये दंतरिक मनमोहक मुस्कान जिसने मुझे दिखाई है मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही मुझे बताया है। किसने बताया है? कि मैंने सकता देख मैंने पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यानी यदि तुम्हारी माँ मुझे नहीं बताती तो मैं कैसे जान पाता कि तुम मेरे ही शिशु हो। इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने ही बताया है कि यह दंतुरित मुस्कान वाला शिशु मेरी ही संतान है। अब देखो इसकी विशेषता, जो पदभाग हमने पढ़ा है, कवि ने इसमें माँ को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? माँ को महत्व दिया है, क्योंकि माँ क्या है? माध्यम बनी पिता और बच्चे के बीच में दोनों की जान पहचान कराने में। वही बच्चे और पिता के मध्य स्नेह बंधन का माध्यम बनती है। कौन बनता है स्नेह बंधन का माध्यम? माँ बनती है। यदि माँ पिता को नहीं बताती कि ये संतान तुम्हारी है तो वो इतने प्यार से अपने बच्चे को नहीं देख पाता। देखो इसकी काव्यगत विशेषताएं, देखो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। जो हमारी कविता है आप उसको देखो, बिल्कुल खड़ी बोली के शब्द लिखे हुए हैं। जो हिंदी में खड़ी बोली में जो शब्द होते हैं वो शब्द लिखे हुए हैं इसमें। साथ ही पाए नहीं पहचान में अनुप्रास अलंकार है। पा वर्ण की आवृत्ति होने से, कौन से वर्ण की आवृत्ति होने से? पा वर्ण की और ना वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। और मुक्त छंद की कविता है। नागार्जुन थे जो छायावादेतर काल के पहले कवि थे जिन्होंने मुक्त छंद में कविताएं लिखी। आगे देखो, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। देखो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? धन्य, धन्य का अर्थ है सम्मान करने के योग्य, यानी किसी को धन्यवाद देना यानी उसका सम्मान करना। चिर प्रवासी, चिर माना लंबा और प्रवासी माने बहुत समय तक बाहर रहने वाला। चिर प्रवासी मतलब लंबे समय तक बाहर रहने वाला चिर प्रवासी कहलाता है। इतर, इतर का अर्थ है अन्य या कोई दूसरा। तो देखो इसका प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये प्रसंग? यह दंतुरित मुस्कान से। इसमें कवि क्या कर रहे हैं? माँ की महिमा को व्यक्त कर रहे हैं। देखो बच्चों, जब भी हम कविता की व्याख्या करेंगे या पदभाग की व्याख्या करेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे कि हमने ये प्रसंग कहाँ से लिया है और इस प्रसंग में क्या बताया गया है। आपने देखा जब हमने पाठ को शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको पाठ के सार में बताया था कि जो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में है उसमें क्या क्या आएगा। यानी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान पहले हो जाना चाहिए था कि हमको पढ़ते वक्त या भावार्थ करते वक्त हमको कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए हम ये प्रसंग लिखते हैं। मान लो जो परीक्षक आपकी कॉपी जांचेंगे तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चे को इस चीज़ की पहचान है कि ये इस कवि को भी पहचानते हैं कि ये कविता कहाँ से ली गई है। तो प्रसंग हमको विशेष रूप से लिखने हैं और प्रसंग में ये भी बताना है कि प्रस्तुत कविता में क्या आया है। तो जैसे ये दो पदभाग की दो पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों में माँ की महिमा को व्यक्त किया गया है। कैसे? क्योंकि कवि कह रहा है धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी बच्चे से कह रहा है तुम भी धन्य जिसको ऐसी माँ ने जन्म दिया है, और तुम्हारी माँ भी धन्य। चिर प्रवासी मैं लंबे समय तक बाहर रहने वाला हूँ, मैं इतर मैं दूसरा, फिर भी मेरी तुम अपने शिशु से उन्होंने जान पहचान कराई या मुझे तुम्हारे साथ एक स्नेह के बंधन में बांधा। देखो हम इसकी व्याख्या देखते हैं अच्छे से। देखो कवि नन्हे शिशु को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो। कैसे हो? अपनी सुंदर छवि के कारण धन्य हो, यानी तुम बहुत ही खूबसूरत हो या बहुत ही सुंदर हो। और साथ ही तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारे सुंदर रूप छवि को निहारने के कारण धन्य है। क्यों धन्य है तुम्हारी माँ? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और इतने सुंदर शिशु को जन्म देने के कारण, और तुम्हारे को बार बार निहारना, माँ ही बच्चे को निहारती है, माँ ही बच्चे को पालती है, तो तुम्हारी माँ भी धन्य है। साथ ही दूसरी ओर एक मैं हूँ, मतलब अपने आप को कवि क्या बता रहा है?
दुर्भाग्यशाली बता रहा है। कैसा बता रहा है? दुर्भाग्यशाली बता रहा है कि एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने के कारण तुम दोनों से पराया हो गया हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका, तुम्हारी मनमोहक छवि का मैं आनंद नहीं ले सका। यानी जो तुम्हारी माँ जो धन्य है जिसने तुम जैसे सुंदर शिशु को जन्म दिया और तुम्हारी मोहक छवि का वो आनंद ले रही है, उसी प्रकार तुम भी अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं धन्य नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लगातार लंबी यात्राओं पर रहा हूँ, इस कारण मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से दोनों से पराया हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। यानी कवि जो चिर यात्रा से वापस आया है, लंबी यात्रा से वापस आया है, तो अपने आप को यहाँ एक अपने परिवार में, अपने घर में एक अतिथि की तरह बता रहा है। तो देखो इसको, संपर्क का अर्थ है संबंध, अतिथि का अर्थ है मेहमान, मधुपर्क छोटा बच्चा होता है, कहते हैं शिशु जब जन्म लेता है तो उसको शहद चटाया जाता है। उसी प्रकार दूध, दही, शहद, जल और मिश्री, ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों के मेल से जो एक सामग्री तैयार होती है उसे हम कहते हैं पंचामृत। क्या कहते हैं? पंचामृत। इससे भगवान को भी भोग लगाया जाता है। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि मधुपर्क का अर्थ क्या बता रहे हैं? जो दूध, दही, शहद, जल और मिश्री के मेल से जो सामग्री बनी है उसे मधुपर्क कहा गया है। तो कवि क्या कह रहे हैं? इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी बच्चे को संबोधित करके कवि कह रहे हैं इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं चिर लंबी यात्राओं पे रहा, बहुत लंबी यात्राओं पे रहा। मैं तो तुम्हारे जन्म के पश्चात अब घर पर आया हूँ जहाँ तुम्हारी माँ ने मेरा तुमसे परिचय कराया है कि तुम जो एक शिशु हो वो मेरी संतान हो। तो अर्थात मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? एक अनजान हूँ। क्या रहा हूँ? अनजान रहा हूँ, यानी अतिथि रहा हूँ, मेहमान रहा हूँ। जब तुम्हारे बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं 9वें या 10वें माह में, यानी बच्चा जब 9, 10, 11 साल भर का हो गया है तब उसके पिता घर आए हैं, तो साल भर तक जब बच्चे के साथ उसके पिता नहीं रहे तो उसके लिए एक अनजान अतिथि की तरह ही हो गए वो। अब कवि यहाँ कह रहे हैं यह तो तुम्हारी माँ है, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क चटाती रही। यानी जो पंचामृत शहद और दूध से मिलकर, और शहद, दूध, दही और जल और मिश्री से मिलकर जो पंचामृत बना, ये तो तुम्हारी माँ है जो तुमको ये चटाती रही और तुम्हें प्रेम करती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य का प्यार देती रही। यानी मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो मैं तो क्या हूँ? तुम्हारे लिए एक अतिथि भर हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या किया? अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क चटाया और तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार दिया। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कनखी मार का मतलब होता है तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना। यानी बच्चा होता है, जब 10-11 महीने का बच्चा होता है थोड़ा समझने लगता है, जब वो कवि को देखता है और कवि जब उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो क्या करता है? अपनी नज़रें तिरछी नज़रों से अपने पिता को देखता है और अपनी नज़रें वापस से हटा लेता है। क्यों? क्योंकि वह उन्हें अच्छी तरह पहचानता नहीं है। आंखें चार होना यानी प्यार होना। और कभी ऐसा भी होता है जब वो तिरछी नज़रों से देखते देखते अपने पिता की तरफ देखने लगता है और पिता भी जब उसको देख रहा होता है तो दोनों की आंखें मिल जाती है, और आंखें चार होना मतलब दोनों में एक स्नेह बंधन बन जाता है। तो कवियाँ क्या कह रहे हैं? देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेती हो। क्यों फेर लेते हो? मतलब टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है बच्चा अपने पिता को कि ये व्यक्ति कोई आया है, ये जरूर कोई अतिथि है हमारे घर में, और देखते हैं उसको तिरछी तिरछी नज़र से बच्चा अपने पिता को देख रहा है। तो कवि कह रहे हैं इस समय भी तुम वही कर रहे हो, यानी इस समय भी तुम मुझे तिरछी तिरछी नज़र से ही देख रहे हो, यानी तुम मुझे अतिथि समझ रहे हो, अपना पिता नहीं मान रहे हो अभी भी, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ। और इसके बाद जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती है, कई बार होता है ना अचानक हम किसी की तरफ नहीं देखना चाहते हैं और उसके बावजूद भी कई बार सामने वाले से आंखें मिल जाती है। उसी प्रकार बच्चे की आंखें जब अपने कभी पिता से मिलती है तो कवि कहते हैं इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है। यानी जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है तो तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह प्रकट होता है, और तब तुम क्या करते हो? मुस्कुरा पड़ते हो। क्या करते हो? मुस्कुरा पड़ते हो। छोटे बच्चे को देखो आप, कभी देख रहा है, कई बार टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखता है, गुस्से से भी देखता है, और जैसे ही उससे आंखें मिलती है तो उसके मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। तो देखो, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान।
तो कवि यहाँ बच्चे से क्या कह रहे हैं कि जब तुम तिरछी नज़रों से देख रहे हो और देखते देखते तुम अचानक मुझे देखने लगते हो, जब तुम्हारी और मेरी आंखें आपस में मिलती है तो तुम मुस्कुरा पड़ते हो। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, छविमान। छविमान का अर्थ है बहुत सुंदर, कि इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान, वो मधुर मुस्कान जो कवि से आंखें चार होने के बाद बच्चे की निकली है, उस मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। कैसी लगती है? बहुत सुंदर लगती है। यानी तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यानी तिरछी नज़रों से देखते हुए जब तुम्हारी और मेरी आंखें चार हो जाती है तो एक स्नेह प्रकट होता है। उस प्रकट होने में जब तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान होती है वह मुझे बहुत सुंदर लगती है, और तुम्हारी उस मधुर, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मैं मुग्ध हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ मैं? मेरा मन तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है, यानी एक बहुत स्नेह उमड़ के सामने आने लगता है, क्योंकि तुम मेरी ही संतान हो। देखो इसमें विशेषता देखो, बच्चे की मुस्कान के मध्य छिपी हुई परिचय की भावना व्यक्त हुई है। यानी अपरिचित व्यक्ति से बच्चा जब तिरछा तिरछा देखता है और अचानक जब बच्चे की आंखें उससे चार हो जाती है, यानी आंखें मिल जाती है, तो वो अपनी एक दंतुरित मुस्कान छोड़ देता है। इससे क्या पता चलता है कि बच्चा उससे अपना परिचय अब बढ़ाना चाहता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है, साथ ही अनुप्रास अलंकार और तत्सम शब्द का प्रयोग है। सारे शब्द आए हैं जो सब तत्सम शब्द हैं। कितने शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। इसमें तद्भव शब्द नहीं आए हैं क्योंकि ये खड़ी बोली हिंदी है। तो बच्चों ये कविता आपको कैसी लगी होगी? दंतुरित मुस्कान बच्चे के बारे में जब हम पढ़ते हैं और बच्चे की छवि को जब हम मन में सोचते हैं, अपने दिल दिमाग में सोचते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। देखो बच्चों, कवि नागार्जुन ने एक कविता लिखी दंतुरित मुस्कान, और दूसरी उनकी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में आई है, वो है फसल। फसल जानते हो ना, हम बीज बोते हैं, पानी देते हैं, मिट्टी डालते हैं, किसान उसमें खुदाई करता है, बुआई करता है, पता नहीं गुड़ाई करता है, कितने काम करता है, तब जा करके इतना बड़ा जब पौधा खड़ा हो जाता है, उस पौधे में बालियां आती है, और उन बालियों में से जब वो अनाज निकलता है, वो अनाज हमारे घरों में आता है ना, उसे हम कहते हैं, जो पौधे खड़े हो जाते हैं किसान की मेहनत के पश्चात, मजदूरों की मेहनत के पश्चात, और उसे हम कहते हैं फसल। तो कवि ने फसल के ऊपर एक कविता लिखी है। सर्वप्रथम हम अपनी पाठ्य पुस्तक में जो ये कविता आई है उसके बारे में क्या बताया गया है, हम पाठ का सार देखेंगे। देखो, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में खेत देखे होंगे, खेतों में फसलें लहलाती हैं ना। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है? देखो, एक फसल को पैदा करने में पूरे 6 महीने लग जाते हैं, और उसमें कौन सी सामग्री चाहिए, कितने लोगों की मेहनत चाहिए। यानी कि फसल कोई सहज ही नहीं हो जाती है। यानी हमारे घरों में जो अनाज आता है वो सहज ही पैदा होकर के नहीं आता है। तो इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में, कि फसल कैसे पैदा होती है और फसल को पैदा करने में किन किन का योगदान होता है। कविता यहाँ यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। इस लाइन को बच्चों आप अच्छे से समझो। देखो, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकृति में खनिज पदार्थ पड़े हैं, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो स्वयं चल के हमारे पास आ जाती है कि लो अब मुझे, क्या गेहूँ बाजरा जो जितनी भी फसलें क्या अपने आप उग जाती हैं? क्या अपने आप सब काम हो जाते हैं? प्रकृति में जितने भी खनिज पदार्थ हैं क्या अपने आप निकल करके बाहर आ जाते हैं खदानों में से? नहीं। जब तक हम क्या नहीं करेंगे, जब तक हम उनको संसाधनों के द्वारा उनको काम में नहीं लेंगे, यानी जब तक हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं होगा और हमारे पास संसाधन नहीं होंगे, तब तक हम प्रकृति में उपस्थित चीज़ों को अपने काम में नहीं ले सकते। उसी प्रकार कवि की जो ये कविता है वो ये कहती है कि जो सृजन है, जो नई चीज़ों का सृजन है, जो नई चीज़ें बनती है, वो मनुष्य और प्रकृति दोनों के सहयोग से बनती है। यानी प्रकृति के पास तो बहुतायत मात्रा में वो सब चीज़ें, लेकिन व्यक्ति जब तक सृजन नहीं करेगा, मनुष्य जब तक उसके प्रति अपना कार्य नहीं करेगा, तब तक उसका सृजन संभव नहीं है। देखो, बोलचाल की भाषा, गति और लय कविता को कैसी बनाती है? प्रभावशाली। यानी जो फसल कविता है इसकी जो बोलचाल की भाषा है, जो गति है, जो लय है, वो कविता को प्रभावशाली यानी अच्छा बना रही है। कहना न होगा कि ये कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। इसको भी देखो बच्चों अंडरलाइन कर लेना। ये इसमें एक प्रश्न बनता है कि नागार्जुन की फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के दौर में किस प्रकार ले जाती है। जब हम कविता पढ़ेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे, तो आपको इसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। देखो,
एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। पहले हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा लिखित कविता फसल से लिया गया है। इसमें कवि ने फसल के उत्पन्न होने में सबके सहयोग का वर्णन किया है। फसल कोई एक ही व्यक्ति नहीं उगा लेता है। आपने देखा है, एक ओलपिन जो होती है ना, एक ओलपिन को बनाने में 3 या 4 लेबर चाहिए होती है, मजदूर चाहिए होते हैं। एक तो लोहे को गलाएगा, दूसरा लोहे को गोल करेगा, तीसरा उसकी नोक बनाएगा, चौथी उसकी टॉप बैठाएगा, यानी एक उसको फिर आकार देगा। यानी एक ओलपिन को बनाने के लिए जब 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार फसल को उगाने में या फसल को क्या करने में, उत्पन्न करने में बहुत सारे लोगों का सहयोग वर्णित है। आप देखो इसकी व्याख्या कवि क्या कह रहे हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि यहाँ फसल उगाने की प्रक्रिया के संबंध में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये जो खेतों की फसलें या फल फूल रही है, यानी खेतों में जो फसलें लहला रही है या फल फूल रही है, इनमें एक का नहीं, दो का नहीं, बल्कि सैकड़ों नदियों का जल इन फसलों को सींच रहा है। यानी एक ही नदी का जल फसलों को नहीं सींच रहा है। एक ही जगह फसल नहीं उगती है, फसल बहुत सारी जगह। हमारा अब केवल हम अपने देश की कल्पना करें तो हमारे भारत देश में सबसे बड़ी नदी अभी गंगा बह रही है, तो क्या गंगा ही पूरे देश की फसल को सींच रही है? नहीं। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ ब्रह्मपुत्र है और तिस्ता है, ऐसी नदियां हैं। जहाँ पश्चिमोत्तर राज्य हैं वहाँ पर चंबल जैसी नदियां हैं। उत्तर भारत की साइड में है जहाँ गंगा जैसी नदियां हैं। दक्षिण में कावेरी, कृष्णा जैसी नदियां हैं। तो जो नदियों का जल है वो केवल एक ही नदी का जल नहीं है, बल्कि सैकड़ों नदियों का जल इन फसलों को सींच रहा है, जिसके कारण फसलें तैयार हो रही है। अब मान लो आप कहो कि मैडम हमारे यहाँ तो क्या है, चंबल है, बनास है, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, यहाँ से हमारी फसलों को पानी मिल रहा है। ऐसा नहीं है। क्या हम चावल नहीं खाते हैं? धान खाते हैं ना। लेकिन चावल क्या है, चावल हमारे मध्य भारत में कम होकर के दक्षिण भारत की तरफ या पूर्वोत्तर भारत की तरफ बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो वहाँ की नदियाँ जल उन अनाजों को सींच रही है ना। तो इसलिए क्या है, फसल को केवल एक नदी नहीं सींच रही है, फसलों को सैकड़ों नदियाँ सींच रही है। आगे देखो, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, शब्दार्थ देखो। कोटि का अर्थ है करोड़ों, स्पर्श का अर्थ है छुअन, और गरिमा का अर्थ है गौरव। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ फसलों को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिलता है। एक व्यक्ति फसल को नहीं उगा सकता है, लाखों करोड़ों लोग इस काम में लगे हुए हैं फसलों का उत्पादन करने में। अर्थात न जाने कितने किसान मजदूरों ने इन्हें तैयार किया है। ईश्वर ही जानता है कि कितने किसान लगे हैं, कितने मजदूर लगे हैं। यानी एक किसान का पूरा परिवार लग जाता है। आप ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो जब खेतों में कटाई होती है तो वो स्कूलों से भी छुट्टी कर लेते हैं कि मैडम हमारे खेतों में अभी कटाई हो रही है। तो न जाने कितने किसान और मजदूरों ने, न जाने कितने बच्चे, महिला, सब ने मिल करके इनको तैयार किया है, और उन सब की मेहनत इन तैयार फसलों में झलकती है। हमें तो घर बैठे तैयार अनाज मिल जाता है, लेकिन उस अनाज को तैयार करने में, यानी उसको खेत को, बारिश हुई है, खेत को उन्होंने पहले जोता है, फिर उसमें बीज डाले हैं, फिर बीज में पौधे थोड़े बहुत बड़े हो गए तो उनकी साफ सफाई की है, फिर उनको पानी दिया है, उनको सूर्य की पूरी गर्मी मिली है, उनकी फुल देखभाल करी है, उसके बावजूद हमको अनाज प्राप्त होता है। आगे देखो, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब होता है स्वभाव और प्रभाव। यानी एक ही खेत की मिट्टी से नहीं तैयार हुई है फसलें, हजारों हजारों खेतों की मिट्टियों के इसमें क्या है, स्वभाव है और प्रभाव है। आप देखो, इसके साथ ही एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। यानी कि हमारे यहाँ की फसलें हैं, हमारे यहाँ का जो अनाज है वो बाहर जाता है, बाहर का यहाँ आता है, तो मतलब आदान प्रदान चलता रहता है। तो एक ही नहीं, दो भी नहीं, न जाने कितनी खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है और इनका विकास हुआ है। अतः क्या होता है, मिट्टी, मानव का श्रम तथा नदियों का जल, ये सभी मिलकर फसल उगाने में अपना अपना योगदान देते हैं। मैंने लास्ट में एक लाइन पढ़ाई थी आपको, उसे आप देखो एक बार। कहना न होगा, यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जा रही है। क्यों ले जा रही है? क्योंकि ये हमको कृषि संस्कृति के निकट इसलिए ले जा रही है, आप देखो, क्योंकि फसल उगाने में मिट्टी का, मानव का,
मिट्टी का भी पूरा योगदान होता है, मानव का श्रम का पूरा योगदान होता है, नदियों के जल का सब पूरा योगदान होता है। तो ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, फसल उगाने में अपना अपना योगदान देते हैं। यानी हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अब हम कृषि संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। अब इसकी विशेषता देखेंगे, देखो इन पंक्तियों की, मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल का उत्पादन होता है। क्या मनुष्य अपने एक पक्के बनाए हुए कमरे में फसल का उत्पादन कर लेगा? नहीं करेगा। उसके लिए उसे मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए और प्रकृति का सहयोग भी चाहिए, सूर्य की गर्मी भी चाहिए और हवा भी चाहिए, यानी सब चीज़ें चाहिए। तो मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल का उत्पादन होता है। कवि का भाव व्यक्त किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, भाषा सरल और सहज है, मुक्त छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। यानी नागार्जुन जी थे जो छायावादेतर काल के कवि थे और इन्होंने खड़ी बोली में, यानी छायावाद से ही खड़ी बोली में कविताएं लिखी जाने लगी हैं। आगे देखो, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी फसल क्या चीज़ है, नदियों का पानी नहीं हो तो फसल नहीं हो, और यदि मेहनत नहीं हो मनुष्य की तो फसल नहीं हो। तो हम यह शब्दार्थ देखेंगे, जादू का अर्थ है प्रभाव, महिमा का अर्थ है महत्व और प्रभाव। देखो फसल क्या है, प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन की कविता फसल से लिया गया है और इसमें कवि ने नदी, सूर्य एवं मनुष्य के हाथों के संयोग से फसल को बोना बताया है। यानी फसल कब बनती है, प्रकृति का फुल सहयोग होता है, उसके साथ ही मानव का भी सहयोग होता है, मानव का जो श्रम होता है। प्रकृति से नदी है, सूर्य है, यानी सूर्य का प्रकाश मिलता है और नदी से जल मिलता है, साथ ही मिट्टी का पूरा सहयोग रहता है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, कवि फसल को लेकर प्रश्न करते हुए उत्तर दे रहे हैं, यानी प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फसल क्या है, खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं। और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है और हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो कवि प्रश्न करते हुए उत्तर दे रहे हैं कि फसलें और कुछ नहीं है, केवल नदियों के जल के प्रभाव का जादू है तथा मनुष्य के हाथों का स्पर्श अर्थात उसके श्रम का सुखद परिणाम है। कवि का ही प्रश्न है, कवि का ही उत्तर है कि फसल क्या चीज़ है। फसल वह है जिसमें नदियों का जल है, सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी की सुगंध है और मनुष्य के हाथों का श्रम है। आगे देखो, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखो फसल क्या है, अभी बताया। अब ये दूसरी पंक्तियों में देखो, संदली, संदली क्या होता है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। रूपांतर का मतलब होता है बदला हुआ रूप। संकोच, संकोच का अर्थ है सिकुड़न या सिमटना। थिरकन, थिरकन का अर्थ है नाचना या लहराना। अब देखो कवि क्या कह रहे हैं, ये जो फसलें हैं, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी है, कहीं काली मिट्टी से, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी है। यानी सारी फसलें अलग अलग तरह की मिट्टी में उपजती है, यानी अलग अलग तरह की मिट्टी में उनका उत्पादन होता है। जैसे बाजरे का उत्पादन होता है, जो पश्चिमी भारत की रेगिस्तान की जो फसलें हैं उनका उत्पादन कैसी मिट्टी में होता है, बालू मिट्टी में होता है। और पूर्वोत्तर भारत में कौन सी, चिकनी काली मिट्टी है, उसमें गेहूं का उत्पादन होता है। तो उस तरह अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह का उत्पादन होता है। ये फसलें क्या करती हैं, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। फसलें क्या हैं, रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की जो चमकती हुई किरणें हैं, उन्हीं किरणों का बदला हुआ रूप हमारी लहलाती हुई फसलें हैं। यदि सूर्य ना हो और सूर्य की गर्मी ना हो और सूर्य की रोशनी ना हो तो क्या हो, फसलें हमको नहीं प्राप्त हो सकती है। तो फसलें क्या हैं, फसलें सूरज की किरणों का एक बदला हुआ रूप है। कहने का अभिप्राय यह है कि सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को अपनी ऊष्मा देकर इस तरह का रूपाकार प्रदान किया है। यदि सूरज की किरणें ना हो, विज्ञान विषय में हम पढ़ते आए हैं कि सूर्य की किरणों से ही, सूर्य की गर्मी से या सूर्य की रोशनी से ही क्या करती हैं, पत्तियां अपना भोजन बनाती है और पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाती है। उसी तरह यदि सूर्य ना हो और वो सूर्य अपनी ऊष्मा ना दे इन फसलों को, तो ये फसलें क्या करती है, ये तैयार नहीं होगी। इसलिए सूर्य अपनी ऊष्मा देकर इन फसलों को तैयार करता है। और इसके साथ ही हवाओं की थिरकन, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, हवाओं की थिरकन सिमट कर इनमें समा गई है। यानी जब हवा नहीं होगी तो क्या होगा,
पौधा सांस नहीं ले पाएगा, पौधा सांस नहीं ले पाएगा तो वो बढ़ेगा नहीं। इसलिए हवाओं की थिरकन भी बहुत ज़रूरी है। यानी फसल के लिए हमें मिट्टी ज़रूरी है, हमें सूर्य की रोशनी ज़रूरी है, हमें नदियों का जल ज़रूरी है, हमें पवन के झोंके ज़रूरी है और मनुष्य का श्रम भी बहुत आवश्यक है। तब जाकर हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो कवि हमको कहाँ ले जा रहा है? कवि हमको ले जा रहे हैं कहाँ? कृषि संस्कृति की ओर। अर्थात फसल को बड़ा करने में हवा की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात फसल क्या होती है? प्राकृतिक तत्वों और मानव श्रम के संतुलित संयोग का प्रतिफल है। फसल क्या है? फसल प्राकृतिक तत्वों और मानव श्रम के संतुलित संयोग का प्रतिफल है। आपको ये लाइन याद रखनी है। अगर आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में ये प्रश्न आ जाता है कि फसल क्या है, तो आप इसका उत्तर यही लिखेंगे। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं। फसल होना प्राकृतिक तत्वों और मानव श्रम का संतुलित संयोग का प्रतिफल होता है। यानी प्रकृति में जो चीज़ें हैं, जो संसाधन हैं, उनका मानव उपयोग करके अपने श्रम के द्वारा उत्पादन जो करता है वह फसल कहलाता है। भाषा शैली बहुत सीधी और सहज है। खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग है। मुक्त छंद कोटि की ये रचना है। तो देखो बच्चों, आज हमने नागार्जुन की 2 कविताएं यह दंतृत मुस्कान और फसल के बारे में भावार्थ और शब्दार्थ के साथ हमने सप्रसंग व्याख्या की है। आप इन व्याख्याओं को पढ़िए और पढ़ने का और देखने का प्रयास कीजिए, साथ ही सुनने का प्रयास कीजिए, लिखने का भी प्रयास कीजिए। ये जो कविता दंतृत मुस्कान है, ये बहुत ही फेमस एक कविता है नागार्जुन की। आप इसको अच्छे से पढ़िए, साथ ही कवि का जीवन परिचय भी जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।